हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और आज हम लोग देखने वाले चैप्टर 9 प्रगीत और समाज। इसमें देखने वाले हम लोग क्या, ये इनके लेखक है नामवर सिंह, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये एक क्या है, तो वाद विवाद संवाद से लिया गया आलोचना है। चलिए अब हम लोग फटाफट से लाइन बाय लाइन देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें कही गई है। कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इधर आलोचक भी ज़्यादातर कविताओं की सामाजिक सार्थकता ढूंढने में ही व्यस्त है। देखिए कविता मतलब समाज में जो समाज के लोग हैं वो कविता में वो तीव्रता होती है, उसे महसूस कर रहे हैं कि ये कविता मतलब बहुत ज़्यादा हमारे बारे में बता रहा है। इधर आलोचक भी कई कविताओं में विशेष सार्थकता ढूंढने में व्यस्त है। जो आलोचक लोग हैं, जो मतलब आलोचना करते हैं, वो भी लोग कविताओं में वो आलोचना करने के लिए ढूंढने में ही व्यस्त है। ऐसे वातावरण में गलत समझे जाने का खतरा उठाकर भी विशेष रूप से उन कविताओं की ओर आकृष्ट करता है जो सीधे सीधे समाज से न होकर अपने वैयक्तिकता और आत्म पराकाष्ठा के कारण लिरिक और प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। चलिए आज चर्चा के लिए इन प्रगति धार्मिक कविताओं को चुनने का एक यह भी कारण है कि समाज शास्त्रीय विश्लेषण अथवा सामाजिक व्याख्या के लिए कठिन चुनौतियों भी इन्हीं की ओर मिलती है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे एक हमारी बात की गई है। देखिए प्रगति धर्म ये क्या होते हैं, तो ये छोटे छोटे कविता होती है। चलिए कविता में जहाँ तक सामाजिक यथार्थ और व्यापक जीवन के चित्रण का प्रश्न है, सामाजिक दृष्टि प्रबंध काव्यों और लंबी कविताओं की ओर जाती है। प्रगति धार्मिक कविताएं ना तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है। मतलब जो प्रगति धार्मिक कविताएं होती है वो तो सामाजिक यथार्थ के लिए अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, ना उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि सामान्य समझ के अनुसार वे अंततः नितान और व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों से अभिव्यक्ति मात्र है। चलिए इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन अभी तक नज़र नहीं आया, हम लोग इसमें से इम्पोर्टेंट लाइन चुन के निकालेंगे। चलिए स्वयं आचार्य रामचंद्र, देखिए अब आचार्य रामचंद्र के बारे में बताया गया कि उनकी काव्य कैसी होती है। तो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आधार से पर प्रबंध काव्य ही थे। उनका जो काव्य था वो कैसा था, तो प्रबंध काव्य था, क्योंकि प्रबंध काव्य मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। ये जो प्रबंध कार्य क्या होता है, तो मानव जीवन में जितना भी करता है उसका पूर्ण दृश्य होता है एक तरह से। सुर सागर भी उन्हें इसीलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह सूर सागर क्या था, तो गीति काव्य है। आधुनिक कविता में उन्हें शिकायत भी थी कि कला की फुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ से उसी का जमाना या बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने को किसी को फुर्सत कहाँ। देखिए यहाँ पे क्या हमारा कहा गया है कि पहले लोग लंबी कविताएं पढ़ते थे, लेकिन अब लोगों के पास इतना फुर्सत ही नहीं है कि वो लंबी लंबी कविताओं को पढ़ सकें, जिसमें उसकी इतिवृत्ति भी मिलना रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तों में ही संभव है। मतलब छोटे छोटे अगर कविता रहेंगे उसी में संभव है कि पूरी बातें बता दी जाए और लोग उसे पढ़ने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस प्रकार काव्य में जीवन के अनेक परिस्थितियों की ओर जाने वाले प्रसंगों और आख्यानों में उद्भावना बंद सी हो गई है। इसलिए जयो प्रसाद की शीर्षिका शस्त्र संपरण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया और कामायनी और निरायला की राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे
खन्यांक काव्य सामने आया तो आचार्य शुक्ल ने संतोष व्यक्त किया। यहाँ पे हमारा बताया गया है कि प्रसाद जी, हजारी प्रसाद जो लिखे हैं उनका जो है एक शेर सी का शास्त्र संपन्न उनके द्वारा लिखा गया, ये क्यों सुना सकता है। और पिसोला की प्रतिध्वनि भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया। प्रलय की छाया भी लिखा गया, कामयानी भी लिखा गया। और निराला जी क्या लिखे हैं तो राम की शक्ति पूजा तथा तुलसीदास जैसे बहुत सारे लोग लिखे हैं जिनमें शुक्ल जी संतोष व्यक्त करते हैं कि हाँ ठीक है। चलिए वो आगे देखते हैं। स्वीकार करना चाहता हूँ कि 15 वर्ष पहले कविता के नए प्रतिमान के कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने के लिए जब मैंने मुक्तिबोध की लंबी कविताओं जैसे वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं को भी विचार की सीमा में ले आने के लिए आग्रह किया था तो आत्मपरक प्रकृति धर्मी छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास नहीं था, क्योंकि इस बात में ना तो संदेह था और ना ही अब संदेह है कि नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं में एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी। ये 15 वर्ष पहले बोलते हैं कि कविता के नए प्रतिमान जो लिखे हैं नंबर सी, वो बोलते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुक्तिबोध जी जैसे लंबी लंबी कविताएं लिखते हैं वैसे ना लिख के छोटी छोटी कविताओं को लिख सके, जो या तो समाज के निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इसीलिए इन समिति अर्ध भूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांकी और पर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताएं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी, जो थी वो मुक्तिबोध जी का ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इनके बाद भी अनेक आत्मपरक प्रगति धर्मी छोटी कविताएं बची रहती है। इतना तो है, लेकिन और भी छोटी प्रगति धर्मी बची रहती है। अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ है। चलिए इस दिशा में पुनः विचार के लिए सच पूछिए तो मुझे सबसे पहले प्रेरणा तथा मुक्तिबोध के काव्य से ही मिली है। ये बोलते हैं नंबर से कि सच बोलिए तो मुझे जो प्रेरणा मिली है वो मुक्तिबोध से ही मिली है। मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, मुक्तिबोध जी लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, अनेक कविताएं छोटी भी, मतलब छोटी कविताएं भी लिखी। और छोटी होने के बावजूद लंबी कविताओं ने किसी कदर कम सार्थक नहीं है। बोलते हैं कि कविता तो छोटी थी, लेकिन जो कहा जाए कि बड़ी से कोई सार्थक नहीं है, वैसा नहीं है। कविताएं अपने रचना विन्यास के प्रगीत धर्मी हैं। किसी को मत तो नाटकीय रूप के बावजूद मुक्तिबोध काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। इनमें कोई शक नहीं है कि मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। तीव्रतम रूप में रचना विन्यास के कहीं वह पूर्ण नाट्य धर्मी है, कहीं नाटकीय एकालाप है और कहीं नाटकीय प्रगति है और कहीं शुद्ध प्रगीत है। जैसे महर्ष स्वीकार है, अर्थात मैं तुम लोगों से दूर हूँ। जैसा कि कवि ने एक जगह स्वयं लिखा है, कवि एक जगह स्वयं लिखते, ये सब उनकी थोड़ी रचनाएं थी। और एक जगह कवि जी स्वयं लिखते, निसंदेह उनमें केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य जहाँ नाटकीयता है, वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की। कवि एक जगह क्या करते हैं कि स्वयं ही लिखते हैं, ये चीजें लिखते हैं, निसंदेह उनमें कथा का आभास है। ये स्वयं एक जगह लिखते हैं ऐसा कि ये है वो है। यहाँ पे हमारा कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे है। निसंदेह उनमें केवल निसंदेह उनमें तथा कथा केवल आभास है, मतलब बोलते हैं जो कथा है वो केवल आभास है। नाटकीयता
केवल मरीचिका है, वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। मतलब जो भी है नाटक में करता है उसका भाव की है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर सारी नाटकीयता वस्तुतः भाव के गतिमयता के, जो गति करता है भाव उसी पे है सारा टिका हुआ। क्योंकि जहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है या बिन बनकर या विचार बनकर, इस प्रकार की आत्मपरकता अथवा भावमयता मुक्ति बोध की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है, जो प्रत्येक कविता की गति और ऊर्जा प्रदान करती है। इस गति और ऊर्जा का मूल स्रोत है इस काव्य के प्रगति नायक का व्यक्तित्व। यह नई कविता में उन प्रगीत नायकों के एका भिन्न है जिनके अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है। इस बात में अगर कहा जाए पूरा तो यही बोलते हैं कि प्रगीत है जो कि छोटी कविता है और उसमें जो सार्थकता होती है वो पूरी की पूरी सार्थकता होती है। ऐसा नहीं है कि लंबी कविताएं हैं तो उसमें जितनी बातें बताई जाती है वो छोटी कविताएं में उसी बात को उतना नहीं हटा देता है, लेकिन तो वो छोटी होती है, वो बड़ी नहीं होती। चलिए और हम लोग आगे देखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये आत्मपरक प्रगीत है। ये बोलते हैं कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आत्मपरक प्रगीत है, मतलब छोटी कविता है। नाटकीय धर्मी लंबी कविताओं का सुदृश्य यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ वस्तुगत यथार्थ का अतिजर्जन उस मात्रा भुला लेता है जिसका उस यथार्थ का एक त्रिय उद बुद्धता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रकृतत्व कविता में वास्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। मुक्ति बोध की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक यथार्थ का बोध संभावतः हमारा ध्यान उन्हीं समान धर्मी और अन्य कवि त्रिलोचक के ऊपर जाता है जिन्होंने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं के बावजूद ज़्यादातर सानेट और गीत ही लिखे हैं। बोलते हैं कि इतना होने के बाद भी हमारा उन्हीं कवि की ओर अपना ध्यान आकर्षित होता है जो सानेट मतलब वर्णनात्मक कविताओं के बाद भी सोनेट और गीत ही लिखे हैं। कहने के लिए तो ये प्रगीत है, लेकिन जीवन जगत प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोकन का काव्य संचार में मिलते हैं वे अन्यंत्र दुर्लभ है। किंतु इस भास्वर चित्रों में अत्यंत जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व, जिनका स्पष्ट चित्र उन जनपद का कवि हूँ संग्रह में उत आत्मपरक सोनेट में ही मिलता है। वही त्रिलोचना है वह जिनके तन पर गंदे कपड़े हैं, जिनके बोलते हैं कि बदन पे गंदे कपड़े हैं। जैसे आत्मचित्र वास्तुतः एक प्रगीत नायक की नैविकता कल्प दृष्टि है जिसका नितांत व्यक्तित्व के बीच भी एक प्रतिनिधि चरित्र के परिचय की अनुभूति होती है। ऐसा आत्मपरक प्रगीत सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से अप्रासंगिक माने जाएंगे तो फिर हिंदी कविता में स्थिति विपन्न कहलाएगी। ये बोलते हैं अप्रासंगिक माने जाएंगे जिसमें हिंदी कविता क्या विपन्न ही कहलाएगी। प्रसंगवश यही नाग अर्जुन का भी स्मरण किया जा सकता है, जिसकी बहिर्मुखी आक्रमण काव्य प्रतिभा के बीच आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्त के क्षण कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों की अपरिचित संसार को एक झटके में छीन भिन्न कर देता। बोलता है कि जब आता है तो संसार को एक ही झटका मतलब एक ही समय में छीन भिन्न कर देता है। फिर चाहे वो तन गई रीढ़ जैसी प्रेम और ममता के नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के खचों के सिर टिकाए चलने वाला अनुचितन या अनुताप। नागार्जुन के काव्य संसार में प्रगीत नायक का निकवांचन
फक्कड़ व्यक्तित्व उनके प्रगीतों की विशिष्ट रंग तो देता ही है, निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रगीत काव्य के प्रशंसक में मुक्तिबोध, त्रिलोचक और नागार्जुन के उल्लेख को यदि कुछ लोगों की भौहें उठे या तने तो इसका कारण सिर्फ वह होगा कि एक नया प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व है। ये बोलते हैं, ये हमारे जो प्रगीत काव्य के प्रशंसक है वो कौन है? मुक्तिबोध है, त्रिलोचन है और नागार्जुन है। चित्र परिक्तता प्रतिमा के नितांत भिन्न, अपनी व्यक्तित्व के विशिष्ट और सामाजिकता में समान, व्यक्तिवादी न होते हुए भी व्यक्ति विशिष्ट, अपने समाज के लड़ते हुए भी सामाजिक, दुनियादार न होते हुए भी इसी दुनिया का, ये नए प्रगीत इसी व्यक्तित्व को संभाले हो सके हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। संभव हो सके। इस नए प्रगीत धर्मी कवि व्यक्तित्व के समकालीन विकास की दशाओं में दृष्टिपात करने के पुनः एक बार हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत धर्मी कविताओं की सामाजिक भूमिका का निहावलोकन कर होना अप्रासंगिक न होगा। कितनी बड़ी विडंबना है, मतलब कितना बड़ा दुख है कि जिस साहित्य का काव्योत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हो या जहाँ प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबिंब के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने भी जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। रामचरितमानस की महिमा से किसी को इनकार नहीं, मतलब रामचरितमानस की जो महिमा है वो कोई भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन विनय पत्रिका के पद पर एक व्यक्ति का आर्यन रोदन मात्र नहीं है। यहाँ पे विनय पत्रिका का जिक्र किया गया है। यह तो मानस की मर्मी भी मानते हैं कि तुलसी के विनय के पदों का पूर्ण युग में वेदना व्यक्त हुई है और उनकी चरम व्यक्तित्व के व्यक्तिता के परम सामाजिकता है। तुलसी के अलावा कबीर, सूर, मीरा, नानक, रैदास आदि अधिकांश संतों ने प्राय दोहे और गयो पद ही लिखे हैं। ये देखिए कबीर जी लिखे हैं, सूर जी, ये सब कहानियाँ नहीं लिखी, ये क्या लिखे, ये पद ही लिखे हैं। यदि हम लोग इनके देखिए कबीर जी, सूर जी, मीरा, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे काव्य कृतियों में, जो कि पद ही लिखे हैं, पद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि विद्यापीठ को हिंदी का पहला कवि माना जाए तो, विद्यापति को बोलते हैं कि हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ। ये बोलते हैं कि जो हिंदी का जो कविता का उदय हुआ है वो गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चल के संतों के भक्तों की वाणी में हुआ है। ये बोलते हैं कि फिर उसके बाद आगे चल के इसका विकास, जो कविता का विकास हुआ है वो भक्तों की वाणी में हुआ। गीतों के साथ हिंदी कविता का कोई उदय सामान्य घटना नहीं बल्कि एक नई प्रगीत आत्मकथा लिरिसिज्म के विस्फोट की ऐतिहासिक क्षण है, जिसके धमाके देखते हैं, जिसके धमाके कहाँ है। काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्र कवि भी हुए और अधिकांशतः उन्हें प्रबंधात्मक काव्य ही लिखे, जिन्हें उस समय ज़्यादा सामाजिक माना गया। लेकिन प्रबुद्धजनों को जल्द ही इस सच्चाई का एहसास हो गया कि असामाजिक प्रतीत
होने वाला रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को कई अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे और उनकी असामाजिकता में ही सच्ची सामाजिकता थी। उनकी जो असामाजिकता है उसमें ही सच्ची सामाजिकता थी। आलोचकों की दृष्टि में सच्चे अर्थों में प्रगीत आत्मकथा की आरंभ यही है। इसका आधार है कि समाज के विरुद्ध व्यक्ति इस प्रकार प्रगीत आत्मकथा का अर्थ हुआ एकांत संगीत, मतलब अकेले में कहने वाला, अर्थात अकेले कंठ की पुकार। बोलता है कि अकेले में जो गाता है वही होता है प्रगीत आत्मकथा। प्रगीत आत्मकथा की यह धारणा इतनी बदमूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत वैदिकता और आत्मपरक हो। चूंकि इस प्रकार व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औषधिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था समाप्त होने की जगह और भी विकसित हो रही है, इसलिए फिलहाल प्रगीत कविता के इन्हीं मानसिक धारणा को छुटकारा संभव नहीं। बोलता है किसी का संभव नहीं है। निश्चय ही इस स्थिति में कुछ परिवर्तन घटित हुआ भला फलता कवि की मानसिकता भी बदली है। बोलते हैं कि इसमें कवि की मानसिकता भी थोड़ा बदला है। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज में अपने अंतर विरोधी ने ले लिया। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा। स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतर संघर्ष पैदा हुआ। विद्रोह का स्थान आत्मविडंबना ने ले लिया। इस प्रकार प्रगीत आत्मकथा विडंबनाग्रस्त हुई और उसके रचना विन्यास में पेचीदगी आई। आत्मपरकता कदाचित और बढ़ी, मतलब आत्मपरकता जो है वो और बढ़ती चली गई। इसका साथ ही आत्मेतर का दबाव भी वो भी बढ़ता गया। तथाकथित नई कविताओं की प्रगीत आत्मकथा में आए नए मोड़ों और मरोड़ों को इसी आलोचक से समझा सकता है। इस प्रसंग में कुछ शमशेर जी ने 1941 की लिखी एक कविता याद आ रही है, जिसे संयोग उन दिनों काशी में एक सामुनी के मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस प्रकार है। देखिए ये क्या हुआ था कि नामवर जी को एक बार 1941 में उनकी एक कविता याद आ रही थी, जो वो नामवर जी है वो शमशेर जी के मुख से ही ये कविता को सुने थे। और वो कविता यहाँ पे दिया गया कि क्या कविता लेकर सीधा नारा कौन फुकारा अंतिम आशाओं का संध्याओं से, पलकें डूबी ही सी थी पर अभी नहीं कोई सुनता सा था मुझे कहीं, पर किसने या सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार एकांकी उठ मुझे फुकारा कई बार। मैं समाज तो नहीं ना मैं कुल जीवन कन समूह में हूँ मैं केवल एक क्षण, कौन सहारा मेरा कौन सहारा। देखिए आज दोबारा इस कविता को पढ़ते हुए मुझे थियोडोर एडोनो का एक वाक्य याद आया। ये बोलते हैं थियोडोर एडोनो का एक वाक्य याद आया। उसका भाव यह है कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन की मानवता की आवाज़ सुन सकता है। मैं इस कविता की व्याख्या करने का साहस नहीं करूँगा। ये इसका मतलब ये कविता क्या कहना चाहता है वो यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन यहाँ समाज के उस दबाव को भी महसूस किया जा सकता है और अपने अकेले होने की विडंबना को भी। और यही वे बिंदु हैं जो इस कविता को निराशा को बच्चन जैसे कवियों के सरल सपाट निराशा को अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को व्यक्त करता है। बोलता है कि ये जो कविता है उसमें हमारा एकांत मतलब जो अकेला रहता है उसको उसका भाव उत्पन्न होगा।
इस साक्षात की स्थिति से उभारने का एक उपाय तो वह है जिसे एक समय में के प्रगतिवाद ने सुझाया था, अंदर से एकदम बाहर निकल के जनता के पास जाना। निसंदेह कुछ लोगों से यह रास्ता अपनाया भी, यहाँ तक कि शमशेर जी भी कभी कभी उन रास्तों पे चढ़ पड़ते थे। परिणाम कविता के नितांत सामाजिक हो गई और जिस हद तक हुई उस हद तक प्रगीत आत्मकथा से ही नहीं बल्कि कविता के भी वंचित हुई। जल्द ही रघुवीर सहाय के शब्दों में कवि ने यदि वह संवेदनशील हुआ तो अनुभव किया कि बाहर जाते जाते अब अपने मन खाली है। इस अनुभव के बाद या तो फिर वही अंतः गुहावास या फिर आत्म संघर्ष। नई कविता के अनेक कवियों को अंतः गुहावास का रास्ता अपनाया और मुक्ति बोध ने आत्म संघर्ष का। ये होते हैं कि मतलब बहुत सारे कवियों ने अंतः गुहावास का रास्ता अपनाया, लेकिन मुक्ति बोध ने आत्म संघर्ष का रास्ता अपनाया, जो उन्हें प्रायः बही संघर्ष को भी झोंकता रहा। एक में प्रगीत आत्मकथा सीमित हुई तो दूसरे में प्रगीत आत्मकथा के कुछ नए आयाम उद्घटित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों छोरों के बीच तथा इनके अलावा और अनेक स्थितियां रही जिनके ब्यौरों के जाने का समय संप्रेत नहीं है। प्रसंगवश इतना ही कहना काफी होगा कि अभी कुछ साल पहले एक दशक ऐसा फिर आया था जब अनेक कवि अपने अंदर का दरवाजा तोड़कर एकदम बाहर निकल आए थे और व्यवस्था के विरोध में जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविताएं लिख डाली, जिन्हें देखकर कविता को भी शर्म आया। ऐसा बोलता है कि उन्होंने अपने अंदर के दरवाजे को तोड़ के अनेक कविता लिख दी और ऐसा कविता लिखा जो कविता को भी शर्म आ जाएगा। गनीमत है कि वह दौर जल्दी खत्म हो गया, लेकिन ये शुक्र है कि वो दौर मतलब जल्दी ही खत्म हो गया, ज़्यादा उसका असर नहीं पड़ा। पिछले 5 वर्षों में हिंदी कविता के वातावरण में कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ परिवर्तन ना बहुत बड़ा है ना क्रांतिकारी है, लेकिन कविता के पुनः प्रतिष्ठा प्रत्यय विज्ञान अथवा वस्ती जैसे कुछ आवश्यक है। संयोग से यह परिवर्तन इधर उभारने वाली एक युवा पीढ़ी के कवियों के द्वारा घटित हुआ है, लेकिन इनमें पहले की पीढ़ी के कवियों के किंचित बदले हुए स्वर का भी योगदान है। इसे मैं एक नई प्रगीत आत्मकथा को उभार कहना चाहूँगा। आज कवि को ना तो अपने अंदर झाँक कर देखने में संकोच और ना ही बाहर यथार्थ का सामना करने का कोई हिचक है, ना तो अंदर देखने का मतलब कोई लगता है और ना ही बाहर में कोई मतलब उससे डर ही नहीं है। अंदर ना तो अपनी असंगीत विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है, वो बोलता है कि मैं जो भी हूँ सही हूँ, ना बाहर व्यवस्था का एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने का हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना स्थिति वास्तु आदि पर नजर रखता है और कोशिश है कि उससे कोशिश क्या करता है अर्थ देने की। इस प्रकार बाहर की प्रक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उन्हें शब्दों में बांध लेने का उत्साह। बोलता है कि जो बड़ी से बड़ी लहर उठती है उसको भी छोटे छोटे शब्दों में बांध लेने का उत्साह अंदर पैदा होता है। अब यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रोमांटिक ढंग से व्यक्तिवादी विद्रोह संभव है और ना अपने अंदर सिमटकर मानसिक जुगाली करने से ही निष्कृति है। गरज की एक नए स्तर पर कवि व्यक्ति अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही एक ढंग के प्रगीत आत्मकथा के उभार का संकेत है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये रोमांटिक गीतों की वापसी नहीं है और ना ही कविता को नितांत व्यक्तित्व मोड़ देने की कोई साजिश। इसका अर्थ उन आत्मपरक कविताओं की ओर आलोचक की वापसी भी है जिससे पहले मुक्ति बोध ने एक साहित्यिक की डायरी में और फिर मैंने
कविता के नए प्रतिमान में जड़ी भूत सौंदर्य अनुभूति के रूप में तिरस्कृत किया था। जरूरी नहीं है या परगीत आत्मकथा छंदों की ओर लौटकर ही अपने विशिष्टता प्रमाणित करे। इधर की कविता ने धीरे धीरे यह बात पुष्टि होती जा रही है कि मित कथन का अति कथन के अधिक शक्ति होती है और ठंडे सर की तारीफ भी कभी कभी काफ़ी गर्म होती है। अब जो प्यार से बोलता है उसकी भी बातें कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। यदि सिर्फ दो ठोस उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करनी हो तो नई प्रगीत आत्म का एक पहलू केदारनाथ सिंह की इस कविता में व्यक्त होती है। अब यहाँ पे ये किनका कविता है? केदारनाथ सिंह का। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। और दूसरा पहलू शायद बिल्लौरे की तय तो यही था। कविता के इन अंतिम पंक्तियों से हारकर मैं समूचा तराजू पर ही चढ़ गया। हारकर मैं समूचा तराजू पे ही चढ़ गया। आसमान से फूल नहीं बरसे, कबूतर ने कोई दूसरा रूप नहीं लिया और मैंने देखा बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यही उनका कविता था और इसी के साथ ये हमारी आलोचना जो कर रहे थे वो समाप्त हुआ। इसमें देखिए सिंपल सी बात कहते हैं कि हमारा जो है वो दो तरह का है, एक प्रगीत धर्मी है और एक हमारा और है। प्रगीत धर्मी होती है छोटी कहानी और जो धर्मी होती है वो होती है बड़ी कहानियाँ। और ये बोलते हैं कि जो चीज़ें जो साथ करता है वो अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कहानियों को पढ़ सके, इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें छोटी कहानियाँ मिले और वो इसे आसानी से पढ़ लें। चलिए, और इन्होंने कुछ कवियों की आलोचना की है और उनके बारे में भी बताया है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनके द्वारा क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्वेश्चन आंसर। अगर क्वेश्चन आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा ये है क्वेश्चन आंसर पूरा। हमारा पूरा 11 क्वेश्चन आंसर है, देख सकते हैं आप। हम लोग ये सारे क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करेंगे, बट ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। तब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।